नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष जो एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथमेटिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जो चल रहा था, आज हम उसकी एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3.2 तक सभी एक्सरसाइज बहुत ही इजी मेथड के द्वारा सॉल्व की हैं। तो ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इस एक्सरसाइज से संबंधित आज की एक्सरसाइज में हम देखने जा रहे हैं चतुर्भुजों के प्रकार कि जो चतुर्भुज मतलब जिसमें 4 भुजाएं हों। यहाँ आपको जो आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं उन सभी में 4-4 भुजाएं हैं, इसमें 5 भुजाएं हैं। तो एक समचतुर्भुज की भुजाओं व कोणों की प्रकृति के आधार पर इनके विशेष नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब जो है वो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म जो होता है वो समानांतर होता है। अब हम देखें कि इसमें ये जो आकृतियां हैं ये चारों आकृतियां समलंब है, मतलब आमने सामने की भुजाएं एक जैसी यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो आमने सामने की भुजाएं समानांतर चलती हो तो वो समलंब चतुर्भुज होता है, मगर यहाँ आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो समानांतर नहीं चल रही हैं, तो ये एक समचतुर्भुज नहीं है, मतलब समलंब चतुर्भुज नहीं है। अब हम आगे देखें तो यहाँ जो तीर के निशान थे वो समानांतर रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे थे। पहले वाली आकृतियों में जो समलंब है वहाँ आपने देखे होंगे। अब हम आगे देखें, आगे बात करें पतंग। तो आपने देखा होगा कि जो पतंग होती हैं वो किस आकार की होती हैं। तो पतंग जो है वो भी एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज होता है, क्योंकि पतंग में भी आपने देखा होगा 4 भुजाएं होती हैं। आपने देखा होगा पतंग इस आकृति का होता है, तो उसमें 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजाएं होती हैं। प्रत्येक आकृति में एक जैसे बिंदु बराबर भुजाओं को दर्शाते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ ए बी जो है वो बराबर है ए डी के। तो ए बी जो है ये ए डी के बराबर बता रहा है कि दोनों समानांतर हैं, और इधर वाली भुजाएं भी दोनों समानांतर हैं, मतलब बी सी और सी डी ये भी क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ भी ये वाली भुजाएं बराबर हैं और इधर वाली भुजाएं बराबर हैं। यहाँ भी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इधर वाली भी बराबर हैं। तो ये तो पतंग है। और इधर वाली जो भुजाएं हैं इसमें ये 3 भुजाएं एक जैसी दे रखी है। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर दे रखी है, वो तो समलंब चतुर्भुज हो गया। तो ये पतंग जैसी नहीं है। तो इन आकृतियों में हमने देखा कि कुछ आकृतियाँ तो पतंग जैसी हैं और कुछ आकृतियाँ पतंग जैसी नहीं हैं। अब हम देखें कि इस पतंग वाली आकृति में क्या होना चाहिए। एक पतंग में हमने देखा 4 भुजाएं होती हैं, तो ये एक चतुर्भुज है। 4 भुजाएं होंगी तो वो क्या होगा, एक चतुर्भुज होता है। दूसरी शर्त यह है इसमें अलग अलग आसन भुजाओं के 2 युग्म होते हैं। कि इनके जो भुजाएं होती हैं, आसन मतलब बिल्कुल नज़दीक की भुजाएं, आपने इस प्रकार पतंग में देखा है। तो इसकी नज़दीक की भुजा ये हो गई इधर वाली, इसके नज़दीक की भुजा इधर वाली हो गई। तो 2 युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। और इसमें क्या खास बात है पतंग में, इसके जो विकीर्ण होते हैं, विकीर्ण मतलब ऐसी जो आकृति होती है तो वो एक सीधी रेखा, मतलब ये विकीर्ण और ये विकीर्ण सामने वाले कोणों पर ये बनते हैं। तो ये विकीर्ण जो है वो एक दूसरे को यहाँ समद्विभाजित करते हैं, मतलब काटते हैं। एक बात ये होनी चाहिए कि जो विकीर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर लंब का रूप प्रदान करते हैं। तो ये 4 बातें इस पतंग में हमें देखने को मिलती हैं। अब हम देखें समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज ही होता है जैसा कि नाम संकेत करता है, मगर इसका संबंध जो है वो समांतर रेखाओं से
होता है। तो जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके लिए चार शर्त कौन कौन सी होती हैं। पहली ये कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं, मतलब जो आमने सामने की भुजाएं हैं, वो हमेशा बराबर होने चाहिए। और इसके जो सम्मुख कोण हैं, मतलब आमने सामने के जो कोण हैं, वो भी बराबर होने चाहिए। दो शर्त ये हो गई। और इसके जो विकीर्ण हैं वो एक दूसरे को काटते हुए होने चाहिए। तीसरी बात ये हो गई, मतलब वो समद्विभाजित करे। चौथी बात ये हो गई कि इसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म जो होता है वो समानांतर होता है। तो ये चार बातें इसमें होनी चाहिए। यहाँ ये जो तीन आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये समांतर चतुर्भुज की आकृतियाँ हैं। इधर जो आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। समांतर चतुर्भुज में ए बी जो भुजा है वो DC के बराबर है, ये इसमें दे रखा है, समांतर है। AD है और ये BC भुजा के समानांतर है। ऐसे इसमें दे रखा है QP ये भुजा और SR ये भुजा दोनों क्या हैं, समांतर है। QS ये भुजा और ये भुजा PR दोनों क्या हैं, समानांतर हैं। इसमें LM और LM और ON समानांतर हैं और LO और MN भी क्या है, समानांतर है। इसलिए ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। अब हम आगे देखें तो इसमें एक समानांतर रेखाओं के दो युग्मों से मिलकर बनी है, तो वो एक समानांतर चतुर्भुज होता है। समानांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो समानांतर होती हैं, मतलब एक जैसी दिशा में वो एक जैसे चलती हैं, वो क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज। अब समानांतर चतुर्भुज के अवयव हम देख लेते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं और चार कोण होते हैं। यहाँ आप इसमें देख सकते हो। इसमें से कुछ बराबर माप के होते हैं। आपको इन अवयवों से संबंधित कुछ तथ्यों को याद रखने की ज़रूरत होती है। एक समानांतर चतुर्भुज यहाँ दिया गया है ABCD। इसमें AB भुजा और DC भुजा जो हैं वो क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं, मतलब आमने सामने की भुजाएं हैं। तथा AD और BC भी सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म बनाता है, मतलब वो भी क्या है, समानांतर हैं। AD और BC ये दोनों समानांतर हैं और इधर ये दोनों क्या है, समानांतर हैं। तो ये सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं। कोण A और कोण C ये आमने सामने के कोण हो गए, मतलब सम्मुख कोणों का एक युग्म है। उसी प्रकार कोण B और कोण D भी क्या है, सम्मुख कोणों का एक दूसरा युग्म यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। AB भुजा और BC भुजा जो है ये समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं हैं। आसन भुजाएं मतलब AB तो ये और BC ये, तो ये दोनों आसन भुजाएं हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अर्थात जहाँ पर एक भुजा समाप्त होती है वहीं से दूसरी भुजा शुरू होती है। क्या BC और CD, मतलब BC और CD भी आसन भुजाएं हैं, तो ये भी आसन भुजाएं, ये भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोण A कोण B समानांतर चतुर्भुज के आसन कोण हैं, तो ये आसन कोण नहीं है। आसन कोण होता है सामने वाला, नहीं ये आसन कोण है, सॉरी, क्योंकि आसन कोण होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। तो A और B जो है ये दोनों आसन कोण हैं और A और C जो है वो सम्मुख कोण माने जाते हैं। दोनों ही कोण उभयनिष्ठ भुजा के अंत में बिंदुओं पर बने हैं। तो ये A के अंत में बना है, ये B के साइड में बना है। तो ये दोनों क्या हो गए, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर जो कोण बने हैं वो आसन कोण होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों के दूसरे युग्मों को भी इस प्रकार आप पहचान सकते हैं। अब हम बात करें आगे गुण। इसमें दे रखा है समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो हमेशा बराबर माप की होती हैं। अब हम आगे देखें। इसमें एक उदाहरण दिया है कि समानांतर चतुर्भुज
पी क्यू आर एस का हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो ये पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इसका परिमाप किस प्रकार ज्ञात करेंगे? समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं। मतलब पी क्यू 12 सेंटीमीटर है तो एस आर भी कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। क्यू आर अगर 7 है तो पी एस भी कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। तो यहाँ पी क्यू बराबर होने चाहिए एस आर के, वो दोनों कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार क्यू आर और पी एस ये भी 7 सेंटीमीटर होने चाहिए। मतलब आमने सामने की भुजाएं एक जैसी माप की होती हैं। इसका परिमाप किस आधार पर होगा? इन चारों भुजाओं का योगफल ही एक समानांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है। तो इसमें 2 तो 12-12 की हो गई, 2 7-7 की हो गई, चारों को जोड़ते हैं तो 38 सेंटीमीटर जो है वो इसका परिमाप आ जाएगा। फिर हम आगे देखें समानांतर चतुर्भुज के कोण, कि इसके जो ये कोण होते हैं इसके बारे में हम देखने वाले हैं। हमने समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं से संबंधित एक गुण का अध्ययन किया है। हम कोणों के बारे में अब देखने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कोण ए और कोण सी के मापों के बारे में कि वो दोनों क्या हैं? सम्मुख कोण हैं। और बी और डी जो हैं वो भी क्या हैं? सम्मुख कोण हैं। अब आप नीचे यहाँ आकृति देख रहे हो 3.18। तो यहाँ ए सी जो है वो एक विकीर्ण है और बी डी भी क्या है? दूसरा विकीर्ण है। समानांतर चतुर्भुज के ये विकीर्ण हैं। कोण ए और कोण 1 और कोण 2 दोनों बराबर हैं, मतलब आमने सामने के। और 3 और 4 दोनों कोण बराबर हैं। अब ये क्यू है वो हम देखने जा रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी का अलग अलग अध्ययन करने पर हम देखेंगे आकृति 3.19। ए एस ए सर्वांगसम कसौटी के द्वारा त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। एरिया साइड एंगल, इस प्रकार से ये समानांतर है। यह दर्शाता है कि कोण बी कोण डी समान माप के हैं। इस प्रकार आप एम कोण ए बराबर एम कोण सी भी जो है ये दोनों भी समान माप के होते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल है 3.20 आकृति का। ये जो आकृति है इसमें बी ई एस टी एक समानांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई जेड के मान हमें ज्ञात करने हैं। एक्स तो ये यहाँ है, मतलब आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो ये 100 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 100। तो एक्स बराबर कितना है? 100 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण है तो सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब हमें जेड का निकालेंगे, वही यहाँ टी का कोण आ जाएगा। ये दोनों भी क्या है? बराबर हैं। अब हम y का निकालेंगे, y वाला कहाँ है? नीचे है। तो y वाला जो कोण है वो भी, जो यहाँ वाला कोण है वो वही यहाँ रहेगा नीचे। तो y वाला 100 है, क्योंकि अक्ष के संगत कोण का माप भी हमेशा आगे वाला जो आता है वही रहता है। अब हम z का निकालेंगे तो हमने देखा होगा कि 2 आसन कोण होते हैं, जो नज़दीक होते हैं, उन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब हमने देख लिया 100 डिग्री तो अपने पास आ चुका है, इसका 100 डिग्री आ गया। तो इधर वाले का जो है वो 180 में से 100 कम कर देंगे तो अपने पास 80 आ जाएगा। तो जेड की माप जो है वो 80 डिग्री हो गई। वही टी का कोण भी 80 डिग्री यहाँ हो जाता है, क्योंकि कोण वाई और कोण जेड जो है वो रैखिक युग्म बनाते हैं। कि जेड और वाई रैखिक युग्म यहाँ बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों साइड 180 डिग्री जो रेखा है उस पर ये बने हुए हैं। अब हम अपना ध्यान एक समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों पर केंद्रित करते हैं। समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये जो आकृति दिखाई दे रही है इसमें दिया गया है। इसमें कोण ए और कोण डी, ये वाला कोण और ये वाला, ये दोनों क्या है? संपूरक कोण हैं, मतलब पास पास वाले जो आसन कोण होते हैं उसी प्रकार ये संपूरक कोण हैं। यहाँ डी सी जो है वो समानांतर है
ए बी भुजा के और डी ए भुजा के। मतलब डी सी जो है ये भुजा, ये ए बी भुजा और डी ए भुजा, इन दोनों के समानांतर है एक तिर्यक रेखा है। अतः दोनों कोण जो है वो सम्मुख कोण ये माने जाते हैं। तो ये अकेली भुजा जो है ये इन दोनों भुजाओं के तिर्यक रेखा के रूप में प्रकट होती है और ये एक सम्मुख कोण बनाती है। कोण ए, कोण बी, बी क्या है? समपूरक कोण होते हैं, क्योंकि एक ही भुजा पर दोनों सिरों पर ये स्थित होते हैं। ए डी जो है इधर वाला, ये जो है ये समानांतर है बी सी के, और बी ए जो है वो एक तिर्यक रेखा है। मतलब ये दोनों तो समानांतर हो गए, ए डी और बी सी, मतलब ये दोनों क्या हैं? समानांतर हैं। और इस पर एक तिर्यक रेखा खींच दी, मतलब जहाँ पर ये ख़त्म हो रही है ये रेखा, वहीं से दूसरी रेखा खींच दी तो वो है ए बी। तो ए बी या बी ए जो है वो एक तिर्यक रेखा है जो कोण ए तथा कोण बी को अंतः सम्मुख कोण ये बनाती है। आकृति में दो और संपूरक कोणों के युग्मों को आप पहचान सकते हैं। इसका गुण क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज के आसन कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं, यही इसका गुण है। अगला एग्जाम्पल है RING समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज से संबंधित ये वो आकृति दे रखी है। इसमें M कोण R जो है वो 70 डिग्री का है, तो दूसरे सभी कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो R 70 है तो N का भी पता चल गया, कितना हो गया? ये भी 70 है। और इधर वाला कोण निकालेंगे तो ये आसन कोण हो जाता है। दो आसन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसमें 70 हम कम कर देंगे तो 110 डिग्री जो है वो यहाँ वाला कोण आ जाएगा, तो यहाँ वाला कोण भी 110 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ M कोण R बराबर 70 डिग्री दे रखा है, तो कोण M कोण N जो है इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। कोण R तथा कोण I ये संपूरक कोण है। संपूरक मतलब एक दूसरे एक ही भुजा पर ये किनारों पर स्थित है, तो इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो M कोण I बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री, वो तो इस I की वैल्यू आ गई जो हमने यहाँ निकाल ली थी। अब M कोण G बराबर 110 डिग्री, क्योंकि कोण G और कोण I दोनों सम्मुख कोण होते हैं, मतलब आमने सामने कोण समान होते हैं। M कोण R बराबर M कोण N बराबर 70 डिग्री है, तो M कोण I बराबर है M कोण G के, ये दोनों बराबर हैं 110 डिग्री के। अब हम आगे देखें, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। तो इसमें दे रखा है M कोण R बराबर M कोण N, ये 70 डिग्री है। इसको दर्शाने के उपरांत क्या आप किसी अन्य विधि से M कोण I और M कोण G को ज्ञात कर सकते हैं? तो इसमें पूछा है कि जो हमने अभी कोण एग्जाम्पल में ज्ञात किए थे तो वो आप अन्य विधि से भी इनको ज्ञात कर सकते हो। तो हम इसका उत्तर देखेंगे कि किस प्रकार हम अन्य विधि से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है कि एक समानांतर चतुर्भुज RING ये दिया गया है। इसमें हम देखेंगे M कोण R जो है वो 70 डिग्री है, तो RG जो है वो समानांतर हो जाएगा IN भुजा के, और RI जो है वो एक प्रतिच्छेदक होता है, मतलब विकीर्ण RI एक प्रतिच्छेदक है। I और G पर विकीर्ण बनता है और R और N भी एक विकीर्ण बनाता है जो इसको समद्विभाजित करते हैं। कोण R प्लस कोण I दोनों का जो योग हो जाएगा वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों सम्मुख कोण हमने देखे थे। तो 70 डिग्री प्लस कोण I हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री हो गया।
कोण आई निकालना है तो 180 में से 70 कम किए 110 डिग्री का ये आ गया। फिर दोबारा हम आर आई के समानांतर जी एन, मतलब आर आई के समानांतर जी एन था और उस पर आर जी जो है वो एक तिर्यक या प्रतिच्छेदक है जो इनको क्रमशः आर और जी पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम आगे देखें कि कोण आर प्लस कोण जी ये दोनों भी कितने हैं 180 डिग्री के हैं। कोण आर और कोण जी दोनों का योग 180 डिग्री है। आर की वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री, कोण जी हमें निकालना है और ये 80 डिग्री के 180 डिग्री के बराबर है। तो कोण जी बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री का ये आ गया है। ये भी क्या हो गया 110 डिग्री आ गया। तो कोण आई जो है वो बराबर है कोण जी के, दोनों का मान 110 डिग्री है। तो ये हमने इसको कर दिया है। अब हम आगे देखें समानांतर चतुर्भुज के जो विकीर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं। साधारणतः समानांतर चतुर्भुज के विकीर्ण जो होते हैं वो बराबर माप के नहीं होते, क्योंकि कोई एक छोटा हो सकता है कोई एक बड़ा हो सकता है। यद्यपि समानांतर चतुर्भुज के विकीर्णों में एक रोचक गुण होता है। अब हम आगे बात करें समानांतर चतुर्भुज के जो विकीर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब काटते हैं। फिर हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं 3.25 वाला। इसमें HELP एक समानांतर चतुर्भुज है, ये दिखाई दे रहा है। इसमें लंबाई सेंटीमीटर में है, जो यहाँ हम देखेंगे OE, मतलब O और E। OE ये लंबाई दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। HL जो दे रखा है HL ये पूरी लंबाई अपने को दे रखी है 5 से अधिक, मतलब 5 प्लस। और HLPE से इसमें दे रखा है OE तो दे रखा है 4 और HLPE से, मतलब ये HL जो है ये इस PE से 5 अधिक है, 5 अधिक है। तो हमें OH ये वाली ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन में दे रखा है, दिया गया है OE जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो OP जो है वो भी कितनी हो गई 4 हो गई। दोनों मिलकर एक जैसे हैं, क्योंकि ये बीच में काट रही है तो ये 4 है, तो आगे वाली भी क्या है 4 है। तो PE जो ये पूरी हो गई, कितनी हो गई 4 ये और 4 ये, दोनों मिलकर 8 सेंटीमीटर ये हो गई। अब HL जो ये पूरी है ये बता रहा है 5 अधिक है, तो 8 तो ये हो गई और इसमें 5 और जोड़ दिया तो ये हो गई 13। ये 8 है और ये इधर वाली 13 सेंटीमीटर हो गई। अब OH हमें ज्ञात करना है, मतलब इधर वाली दूरी, ये पूरी कितनी है 13 है, तो ये ज्ञात करनी है। तो इसकी आधी कर देंगे, तो 1/2 गुणा 13, 13 में इसका भाग दे देंगे तो 6.5 सेंटीमीटर जो है ये इसकी वैल्यू पूरे की आ चुकी है। पूरे की नहीं, सॉरी, पूरे की तो कितनी है 13 है। इधर वाले की 6.5 है और इधर वाले की भी 6.5 है, दोनों मिलकर क्या हो गई 13 हो गई। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 की। इसमें दे रखा है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषित हमें करना है और उसके उत्तर हमें देने हैं। तो यहाँ जो चतुर्भुज दे रखा है उसमें AD जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, तो AD ये है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए BC के बराबर ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो समानांतर चतुर्भुज है उसकी सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है। दूसरे में है कोण DCB, ये किसके बराबर होना चाहिए, कोण DCB। तो इसमें DCB
सी बी, ये कोण किसके बराबर होना चाहिए? तो ये डी ए बी इस कोण के बराबर, ये कोण है इस सामने वाले कोण के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बराबर होते हैं। ये 70 है तो ये भी 70 ही रहता है। फिर अगला है ओ सी, जो भुजा है ओ सी मतलब ये विकिरण का आधा जो भाग है ये किसके समानांतर है? तो आपने देखा होगा ये सामने वाले के समानांतर, मतलब ओ ए के समानांतर ये है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के विकिरण जो हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब वो दोनों आधे आधे उस पूरे विकिरण को दो भागों में बांटा जाता है, वो एक जगह प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। आगे इसमें दे रखा है एम कोण डी ए बी इधर वाला प्लस एम कोण सी डी ए इधर वाला। तो ये तो क्या हो गए? आसन कोण हो गए। तो ये आसन कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमने देखा है कि जो आसन कोण होते हैं दोनों एक ही तिर्यक रेखा के अंतः सम्मुख कोण ये होते हैं, तो ये आसन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ चतुर्भुज दिए गए हैं, उसमें हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखें सबसे पहला क्या है, ए बी सी डी वो एक समानांतर चतुर्भुज है। इसमें बी की वैल्यू दे रखी है 100 डिग्री। हमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकालनी है। अगर बी की दे दी तो डी की भी हमें पता चल गई, क्योंकि जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई? वाई की वैल्यू भी 100 हो गई। और अब हम देखें कि जो आसन कोण होते हैं, मतलब जो आसन कोण होते हैं उन दोनों का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं कि एक समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इस लाइन से हम आंसर की शुरुआत करेंगे। इसमें x प्लस 100, तो x प्लस 100 ये किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर ये होना चाहिए। x की वैल्यू निकालेंगे, 100 उधर चले जाएंगे तो -100 हो जाएंगे। 180 में से 100 गए, x की वैल्यू आ गई 80। तो x की वैल्यू 80 है, तो सामने जो z है मतलब जो सम्मुख कोण है वो भी कितना आ जाएगा? वो भी 80 आ जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू अपने पास x प्लस वाई बराबर 180 होना चाहिए। x की वैल्यू अपने पास 80 आ गई, y की वैल्यू अपने पास 100 थी, तो ये हो गए 180। या हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, y की वैल्यू मान लो अपने पास अभी आई नहीं है, तो अब क्या करेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे, तो 80 उधर चला जाएगा, तो 180 माइनस 80 बराबर y की वैल्यू 100 हो जाएगी। उसी प्रकार z का निकालेंगे, तो इसमें y प्लस जेड, क्योंकि यही आसन कोण है, ये 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए। y की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई है कितनी? 100। तो 100 y की वैल्यू उधर ले जाएंगे तो -100 हो जाएगा, 180 माइनस 100। तो इसमें z की जो वैल्यू है वो भी अपने पास 80 डिग्री आ जाती है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम देखें कि ए बी सी डी ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है, मगर इसमें नाम नहीं दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम इसको नाम देंगे। ये यहाँ कोने पर इसका नाम नहीं देंगे, ये जहाँ पर कोण बन रहा है वहाँ इसका नाम देंगे। तो ए बी सी डी हमने इसको नाम दे दिया है। अब हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसमें ए बी जो है वो किसके समानांतर होनी चाहिए? सी डी के समानांतर होनी चाहिए। और ए डी जो है वो बराबर बी सी भुजा के समानांतर होता है। अब इसमें हम देखें जो z है ये बाहर की तरफ कोण बना हुआ है, x और y के कोण तो समानांतर हो जाएंगे और यहाँ वाला कोण भी समानांतर हो जाएगा 50 डिग्री का।
ये दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। दोनों का कोण 180 डिग्री होता है। इसमें 50 डिग्री कम कर दें तो 130 डिग्री आ जाएगा। तो y की वैल्यू 130 हो जाएगी, अक्ष की भी 130 हो जाएगी, इस z की भी 130 हो जाएगी, क्योंकि ये इसी के आगे ये बना हुआ है। तो इसमें z बराबर y होता है, क्योंकि z और y जो है वो एक जैसे कोण बनाते हैं, क्योंकि एकांतर कोण ये होते हैं। एकांतर कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। अब हम देखें AD बराबर है BC के, और प्रतिच्छेदक AB जो है वो इसको प्रतिच्छेदित कर रहा है, मतलब वो तिर्यक रेखा के रूप में प्रकट हो रहा है। ये था A, ये B, ये C और ये D। तो AB क्या है? प्रतिच्छेदक है। इसमें Z बराबर अक्ष, क्योंकि संगत कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। जो अक्ष की वैल्यू आएगी वही Z की वैल्यू आ जाएगी। अब अक्ष बराबर y बराबर, अक्ष बराबर y और y बराबर z, ये एक जैसे कोण आएंगे। तीनों ही कोण क्या है? बराबर होंगे। और तीनों का कितना आया था अपने पास? 130 डिग्री इस कोण की वैल्यू अपने पास आ गई थी। तो आसन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसमें y प्लस, तो इसमें दे रखा है y प्लस 50 डिग्री दे रखा है। दोनों का टोटल होना चाहिए 180 डिग्री। y की वैल्यू निकालेंगे, 180 आगे है, 50 उधर चला जाएगा तो -50 हो जाएगा, और ये 130 डिग्री y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। तो हमने देखा x जो है वो बराबर है y के और y बराबर है z के। तो इन सभी की वैल्यू 130 डिग्री आ जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर का। इसमें पहले हमें इसको नाम देना होगा। तो इसमें A, B, C, D, ये हमने इसको नाम दे दिया। अब इसमें हमें x, y, z की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखें अक्ष जो है वो 90 डिग्री पर बना हुआ है, क्योंकि ये नीचे का कोण 90 है तो अक्ष का भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एकदम सीधा जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है। तो अक्ष की वैल्यू तो पता चल गई 90 डिग्री है। और ये एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें एक 30 डिग्री दे रखा है, 90 और 30 दोनों 120 होते हैं। अब बच गया 60। तो ये y की वैल्यू अपने पास 60 डिग्री आ चुकी है। अब z की वैल्यू निकालनी है। तो z की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो z जो है वो हमेशा y के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो y की वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री हो जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। इसको भी हमें पहले नाम देना पड़ेगा A, B, C और D। इसमें भी हम देखें तो इसमें एक कोण दे रखा है 80 डिग्री का। अब हम आंसर में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो आसन कोण जो होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें अक्ष प्लस 80 दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अक्ष की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 80 कम कर देंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा। तो अक्ष की वैल्यू जो है वो 100 डिग्री अपने पास आ चुकी है। तो अक्ष की वैल्यू 100 डिग्री है तो z की वैल्यू भी कितनी आएगी? 100 डिग्री आएगी, क्योंकि जो आसन कोण होते हैं z के नीचे, सॉरी, अक्ष की वैल्यू अपने पास 100 डिग्री आ चुकी है। अब हम देखें y की वैल्यू निकालेंगे। तो अक्ष ये 80 डिग्री है तो y इसके सम्मुख कोण है, तो ये भी कितना आ जाएगा? ये भी 80 डिग्री आ जाता है। y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू 80 डिग्री आ जाती है। अब हम आगे बात करें z वाले की। तो z जो है वो 100, उसमें क्या मिला हुआ है? एक तो उसमें ये 100 का है तो सामने क्या है? 100 है। अब हम z की वैल्यू निकालेंगे
तो जो जेड है वो 180 डिग्री में से हमें घटाना पड़ेगा कितना, ये जो सामने वाला 100 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है। ये इधर 100 है तो ये भी 100 है, और ये 180 डिग्री है। तो ये 180 में से घटाएंगे तो ऊपर वाला क्या बनेगा, 80 डिग्री बन जाएगा। तो ये 80 डिग्री बी वाला कोण और इधर सी वाला कोण दोनों क्या है, दोनों एकांतर कोण है। तो इसकी जेड की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी। अब हम देखते हैं 5 वाला। 5 वाले में पहले हम नामांकन करेंगे ए बी सी डी। अब हम देखने जा रहे हैं एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो y की वैल्यू तो वही आ जाएगी जो सामने दे रखी है, 112 डिग्री। तो ये तो y की वैल्यू आ गई। अब हम देखें ए बी सी, जो ए सी और डी, ए सी डी, ये जो इधर वाला त्रिभुज हमें दे रखा है, पहले हम इसको हल करेंगे। तो इसमें जो तीनों कोण हैं उनका, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें इसकी वैल्यू अपने पास आ गई 112, ये आ गई 40। तो अक्ष की ज्ञात करनी है, तो 112 और 40 दोनों जुड़कर 152 हो गए। 180 में से 152 कम किए तो ये 28 डिग्री जो है ये अक्ष की वैल्यू आ चुकी है। अब हम जानते हैं कि जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। जो अक्ष की वैल्यू आएगी वही जेड की वैल्यू आएगी, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो जेड जो है वो भी 28 डिग्री का हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री हो। तो एक हम समानांतर चतुर्भुज एक बार बना लेते हैं। ऐसा एक चतुर्भुज बना लिया, ए बी सी डी। अब इसमें कोण डी और प्लस कोण बी 180 डिग्री, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण तो हमेशा बराबर होते हैं। जो आसन कोण है, डी के साथ अगर सी कोण आ जाए या ए कोण आ जाए तो इन दोनों का योग, चाहे तो इधर वाले दोनों का योग चाहे इधर वाले दोनों का योग, तो जो आसन कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री आता है। तो ये एक समानांतर चतुर्भुज नहीं है। अब दूसरे की बात करें, ए बी बराबर डी सी। ए बी जो है ये डी सी के बराबर है, ये बिल्कुल सही है, और ये 8 सेंटीमीटर है। ये है 8 है तो ये भी क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ए डी मतलब ये भुजा 4 है, और बी सी मतलब ये भुजा 4.4 है। तो ये तो समानांतर नहीं हुई। ये भुजा तो समानांतर हो गई मगर ये समानांतर नहीं हुई, ये 0.4 अधिक है। तो ये बात भी क्या इसमें गलत है, इसलिए ये समानांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तीसरे में बात कर रहा है कोण ए बराबर 70 डिग्री हो। इधर वाला कोण ए 70 डिग्री का है और कोण सी 65 डिग्री का, क्योंकि जो सम्मुख कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो सामने वाला भी 70 का ही होगा, इसमें दे दिया 65 का, तो ये बात भी इसमें लागू नहीं हो रही। तो इसमें तीनों ही जो इसके कथन हैं, ये तीनों कथन ही क्या हैं, गलत है। ये एक समानांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। समानांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 होता है। समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो तीनों ही बातें गलत है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए। तो हम एक ऐसा एक चतुर्भुज बना लेते हैं। हम चतुर्भुज बना लेते हैं एक ऐसा। समानांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए वो, परंतु इसके दो सम्मुख कोणों की माप जो है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ये इसको हमने नाम दे दिया। अब हम देखें कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी की कच्ची आकृति समानांतर चतुर्भुज नहीं है। ये समानांतर चतुर्भुज नहीं है। क्यों?
क्योंकि इसके बराबर माप के दो सम्मुख कोण, कोण ए और कोण सी जो है वो बराबर है। यह आकृति जो है ये किस प्रकार की होगी? तो इसमें जो आकृति हमें दिखाई दे रही है वो ऐसी हमने आकृति देखी थी, एक पतंग के आकार की। तो ये पतंग के आकार की आकृति इसमें बनी है। इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ए का और सी का कोण बराबर है, तो ये एक पतंग की आकृति बन गई। और इसमें आमने सामने की भुजाएं जो है वो हमेशा बराबर नहीं होती, क्योंकि ए डी भुजा जो है वो ए बी के बराबर होती है। तो ये आसन भुजाएं ही इसकी बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर नहीं होती। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। तो समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप हमें ज्ञात करनी है। तो हमें एक चतुर्भुज बनाना है, नाम देना है इसमें ए बी सी डी, ऐसा कोई नाम दे देते हैं। इसमें 1-2 कोण दिए गए हैं, 3:2। तो ये तो 3 हो गया, ये 2 हो गया। तो अनुपात की जहाँ बात आए तो वो हमें अक्ष मान लेना है। तो ये 2 अक्ष और 3 अक्ष अनुपात में आ गए। ए जो है वो 3 अक्ष, बी जो है वो 2 अक्ष। तो हम जानते हैं कि जो समानांतर चतुर्भुज है उसके आसन कोण जो होते हैं वो समपूरक होते हैं। अब कोण ए प्लस कोण बी दोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें कोण ए है 3 अक्ष, कोण बी है 2 अक्ष, ये बराबर 180 डिग्री है। 3 2 5 अक्ष बराबर 180 डिग्री। अक्ष की वैल्यू निकालेंगे तो अक्ष के साथ जो संख्या वो बट्टा के रूप में नीचे चली जाती है। 180 में 5 का भाग दिया तो अपने पास आया 36। तो 36 डिग्री जो है वो अक्ष की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। एक कोण जो 3 अक्ष दे रखा था तो उसमें 3 को अक्ष से गुणा करना। अक्ष की वैल्यू 36 थी, 36 को 3 से गुणा किया, 108 आया, 108 आया है। तो 108 जो है वो कोण एक जो है वो 108 डिग्री का आया है। उसी प्रकार कोण बी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बी में 2 अक्ष दे रखा था तो 2 को अक्ष मतलब 36 से गुणा करना है, तो कोण बी जो है वो 72 डिग्री का हो गया। और 2 आसन कोण हमेशा 180 डिग्री के हैं, तो ए की वैल्यू 108, बी की वैल्यू 72, दोनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री आ जाता है। तो इसमें हमने देखा कोण सी जो है वो कोण ए के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और कोण डी और कोण बी ये बराबर होना चाहिए, मतलब ये दोनों 72 डिग्री के, और कोण ए कोण सी दोनों 108 डिग्री के। तो इसमें कोण ए 108 डिग्री का, कोण बी 72 डिग्री का, कोण सी 108 का और कोण डी 72 डिग्री का हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। किसी समानांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों के माप बराबर हैं। समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ए बी सी डी। तो इसमें 2 आसन कोणों के माप बराबर हैं, मतलब 2 जो आसन कोण हैं ये वाले दोनों के माप यहाँ बराबर होने चाहिए। तो हमने मान लिया एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बना लिया, और उसमें 2 आसन कोण मतलब ए और बी में से प्रत्येक का मान हमने अक्ष मान लिया, क्योंकि दिया नहीं है तो अक्ष इसका। अब हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, क्योंकि कोण ए प्लस कोण बी आसन कोण है, दोनों का मान 180 डिग्री होना चाहिए। कोण ए जो है वो अक्ष माना है, कोण बी भी क्या है, अक्ष है, और ये बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। तो दोनों का जोड़ हो गया 2 अक्ष बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। अक्ष की वैल्यू निकालेंगे, 180 में 2 का भाग देंगे, क्योंकि ये 2 नीचे चला गया, इसमें भाग दिया तो 90 डिग्री है। तो अक्ष की वैल्यू 90 डिग्री आई है, और दोनों में ही अक्ष थे, तो वो एक वर्ग
की तरह वो चतुर्भुज बन गया। उसमें सभी जो कोण हैं वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। ए का भी 90 डिग्री का, बी का भी 90 डिग्री का, सी का भी 90 डिग्री और डी भी 90 डिग्री का। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया आकृति HOPE, यही वो आकृति है। ये एक समानांतर चतुर्भुज है और इसमें XYZ कोणों की माप हमें बतानी है। अब हमें इसका आंसर देना है। तो इसमें HOPE जो है वो एक समानांतर चतुर्भुज है और इसमें HE मतलब ये वाली भुजा और समानांतर होनी चाहिए सामने वाली OP भुजा के, और HO भुजा भी समानांतर होनी चाहिए EP भुजा के। तो ये समानांतर होनी चाहिए। तो इसमें जो तिर्यक रेखा है HO पर ये आगे काट रही है एक तिर्यक रेखा जो इसको प्रतिच्छेद करती है। तो कोण EHO ये जो है ये समांतर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कोण PO अक्ष के, PO और आगे क्या है अक्ष के। तो ये हमें जो आकृति दिखाई दे रही है वो एक जेड के जैसी आकृति यहाँ दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या होता है, जो आकृति बनेगी वो जेड के साइज की आकृति बन जाती है। तो इसमें संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जो अक्ष का मान आएगा वही यहाँ का मान है। तो यहाँ का 70 डिग्री मान है तो अक्ष की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 70 डिग्री आ जाती है। अब हमें y और z की वैल्यू निकालनी है। अब हम जानते हैं कि y की यहाँ 40 डिग्री है तो इसके सामने वाला संगत कोण जो होगा वो भी 40 डिग्री का होगा। तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 40 डिग्री आ जाएगी। z की जो वैल्यू होगी वो यहाँ ऊपर वाले की वैल्यू आ जाती है क्योंकि वो भी क्या है एकांतर कोण है। तो इसमें z की वैल्यू हम निकालेंगे। तो इसमें एक तो 40 डिग्री दे रखा है प्लस z, दोनों का योग कितना होना चाहिए, सामने एकांतर कोण में कितना दे रखा है 70 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस z ये बराबर होना चाहिए 70 डिग्री है। z निकालेंगे तो आगे 70 दे रखा है, 40 उधर जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा। तो z की वैल्यू अपने पास 30 डिग्री आ चुकी है। अब z की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 40 है। तो अब क्या करेंगे, अब अक्ष की वैल्यू जो है वो हमने अक्ष की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अक्ष की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, तो अक्ष की वैल्यू हमें निकालेंगे तो इसमें कोण HEP वो बराबर होना चाहिए कोण HOP के। तो इसमें अक्ष जो है वो बराबर होना चाहिए 180 डिग्री माइनस कोण PO अक्ष के बराबर ये होना चाहिए। तो 180 डिग्री में से कोण PO अक्ष की वैल्यू कितनी है, PO अक्ष की वैल्यू 70 डिग्री है। तो इसमें 70 कम कर दो तो अक्ष की वैल्यू अपने पास आ गई 110 डिग्री। अक्ष की वैल्यू 110 है तो नीचे जो कोण बनेगा वो भी 110 डिग्री का बन जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, नीचे दो आकृति दी गई हैं जिसमें समानांतर चतुर्भुज GUNS और RUNS ये दो चतुर्भुज दिए गए हैं। इसमें x y की वैल्यू हमें सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। तो हम देखें इसमें दो आकृतियां दी गई हैं। पहली आकृति में हमें x और y की वैल्यू सेंटीमीटर में निकालनी है। तो हम प्रश्न के अनुसार GUNS जो है वो एक समानांतर चतुर्भुज है ये लिखेंगे और इसकी सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये हमने देखा है। अब हम GS, ये GS जो है ये भुजा बराबर होनी चाहिए UN के, सही है। इसमें GS दे रखा है 3 अक्ष और GU दे रखा है 18। तो इसमें अक्ष की वैल्यू हम निकालेंगे तो 18/3 हो जाएगा। तो ये अपने पास 6 आ गया। तो अक्ष की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 6। अब हम सेकंड वाले की निकालेंगे इस y की वैल्यू, फर्स्ट वाले में y की वैल्यू। तो इसमें GU जो है
वो बराबर होना चाहिए एस एन के। तो 3y-1 बराबर होना चाहिए 26 के। तो इसमें 3y बराबर 26 है, -1 जो है ये बराबर के उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो ये 27 हो गए। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 3 जो है वो बट्टा के रूप में नीचे चला जाएगा, ऊपर 27 है और ये 9 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 9 है और x की वैल्यू 6 अपने पास आ चुकी है। तो यही x बराबर 6 सेंटीमीटर और y बराबर 9 सेंटीमीटर अपने पास आ चुका है। उसी प्रकार हम दूसरी आकृति में देखते हैं। इसमें भी x और y की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें तो x y दोनों है और इसमें अकेला y है। अब हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम करते हैं समानांतर चतुर्भुज में क्या देखते हैं, विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब वो काटते हैं बीच से। तो इसमें ओ आर मतलब जहाँ काटते हैं वहाँ हमने ओ बिंदु ले लिया। तो ओ से आर तक की दूरी दे रखी है 16। हमें ओ से एन तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो x + y ये बराबर होना चाहिए 16 के। तो एक समीकरण तो बन गया अपने पास, x + y बराबर 16। एक इक्वेशन तो अपने पास ये बन चुकी है। दूसरी है o से u और o से s। तो इसमें y + 7 बराबर 20। दूसरी इक्वेशन अपने पास ये बन चुकी है। तो 2 इक्वेशन अपने पास हो चुकी हैं। अब हम y की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो आगे तो 20 है ही, 7 उधर ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा। तो y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 13 सेंटीमीटर। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें x + y बराबर 16 है, तो y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 13। तो x + 13 बराबर 16। x की वैल्यू निकालेंगे तो 16 है, 13 उधर जाएगा तो -13 हो जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर अपने पास आ चुकी है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। 9 में दिया गया है आकृति RIS और CULE। तो इसमें RIS और इधर वाले में दे रखा है CLUE। तो इन दोनों जो समानांतर चतुर्भुज हैं इसमें हमें ये जो x है इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हम देखें समानांतर चतुर्भुज RIS में क्या है, RIS इसमें क्या है, कोण RIS जो है वो समानांतर होना चाहिए कोण RKS के वो समानांतर है और दोनों का टोटल दे रखा है 120 डिग्री। मतलब दोनों बराबर होने चाहिए 120 डिग्री के। तो ये तो क्योंकि दोनों कोण ही क्या हैं, सम्मुख कोण हैं, एक बात याद ये रखनी है। फिर हम कोण OIC ये बराबर होना चाहिए इसका योग और कोण RIS दोनों का योग होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि ये एक रैखिक युग्म है। तो इसमें कोण OIC बराबर 180 डिग्री है और RIS की वैल्यू अपने पास अभी आई है 120 डिग्री। तो कोण OIC की वैल्यू अपने पास 180 में से 120 कम की है तो 60 डिग्री जो है वो OIC की वैल्यू आ चुकी है। अब हम दूसरे वाले चतुर्भुज की बात करते हैं। समानांतर चतुर्भुज CLUE में CE जो है, मतलब जो CE है ये वाला, ये किसके समानांतर है, LU भुजा के समानांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है, मतलब ये आगे तक जा रही है, S से काट कर ये आगे जा रही है। तो ये एक तिर्यक रेखा CL, इसमें CL पर यह तिर्यक रेखा बनी हुई है। फिर हम बात करें आगे कोण IOC जो हमने अभी निकाला था। कोण IOC ये कोण हमने अभी निकाला है कितना, 160 डिग्री का निकाला था ये, और ये बराबर होना चाहिए कोण CLU के, ये बराबर होना चाहिए। तो दोनों 60 डिग्री के होने चाहिए। तो यहाँ हम बात करें तो L जो है वो 70 डिग्री दे रखा है,
क्योंकि ये संगत कोण जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो IOC जो है उसकी वैल्यू भी 70 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। ये 60 डिग्री वाला तो हमने पहले वाले में ये किया था, उस समय ये 60 डिग्री आया था। अब दूसरे वाले चतुर्भुज की बात हो रही है। तो इसमें त्रिभुज OIC में जो कोण हैं उनके योग को हमें जोड़ना है। तो कोण IOC प्लस कोण OIC प्लस कोण OIOC बराबर 180 डिग्री ये होना चाहिए। तो 180 डिग्री ये होना चाहिए। तो कोण IOC प्लस OIC पहले वाले में हमने देखा था यहाँ कितना आया था, 60 डिग्री आया था, प्लस अब ICO कितना आया है, 70 डिग्री आया है, ये इधर वाला 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। अब हम कोण IOC बराबर 180 और ये 60 और 70 दोनों का जोड़ हम आगे ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये 60 और 70 130 माइनस में हो गए। तो कोण IOC जो है वो किसके बराबर हो गया, 180 में से 130 कम किया 50 डिग्री के, तो कोण IOC जो है वो 50 डिग्री हो गया। अब हमें अक्ष बराबर कोण IOC है, IOC ये अक्ष के बराबर है ये कोण, तो अक्ष की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 50 डिग्री। तो कोण IOC जो है वो 50 डिग्री का हो गया। ये आकृति जो है ये आप पुस्तक से अच्छी तरह देख कर ये कर सकते हैं। यहाँ पर ये सॉल्व करते हैं तो ये अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया गया है कि बताइए कि कैसे यह आकृति एक समलंब है। आकृति 3.26 ये एक समलंब आकृति है। इसकी कौन सी दो भुजाएं जो हैं वो समानांतर हैं, ये हमें बतानी है। तो इसमें हम देखें KLM जो है ये, और जो NML ये दोनों जो हैं इन दोनों का योग 180 डिग्री आना चाहिए। तो दोनों का योग 180 डिग्री आ रहा है, 100 और 80 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, आसन कोण है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो अंतः कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। तो यहाँ KL जो है ये वाला KL ये जो है ये समानांतर है MN के, तो ये दोनों क्या है, समानांतर हैं। इसलिए KLM जो है वो एक समलंब चतुर्भुज है। ये हमने सॉल्व करके दिखा दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। आकृति 3.27 ये वो आकृति है। इसमें M कोण C हमें ज्ञात करना है। यदि AB जो भुजा है वो बराबर होनी चाहिए DC के, जो हमने इसमें समलंब में देखा था वैसी ही इसमें आकृति दी गई है। अब हम देखें कि AB जो है वो बराबर होना चाहिए DC के, और BC जो है वो क्या है, इनको प्रतिच्छेदित कर रही है। दोनों को प्रतिच्छेदित मतलब इनको मिला रही है। तो कोण B और प्लस कोण C, कोण B जो है और कोण C ये दोनों बराबर होने चाहिए 180 डिग्री के। तो कोण C की वैल्यू दे नहीं रखी है, B की वैल्यू 120 है, प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण C ज्ञात करेंगे तो 180 में से ये 120 उधर ले जाएंगे बराबर के, तो ये माइनस 120 हो जाएगा। तो C का जो कोण है वो 180 में से 120 कम किया 60 डिग्री का वो कोण बनता है। तो कोण B प्लस कोण C की वैल्यू 180 डिग्री है, क्योंकि अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसमें कोण C की वैल्यू अपने पास 60 डिग्री आ चुकी है। तो M कोण C हमें यही ज्ञात करना था, तो ये किसके बराबर आ गया, 60 डिग्री के बराबर आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देखें कि आकृति 3.28 ये वो आकृति है। तो इस आकृति में हम देखें कोण P और कोण S, कोण P तो ये है और कोण S ये है, कि माप हमें ज्ञात करनी है। इसमें एक कोण 130 दे रखा है, ये कोण इस निशान के आधार पर हमने देख लिया ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसमें ये दो कोण हमें ज्ञात करनी है P और S। यदि SP मतलब
एस पी जो है वो समानांतर है आर क्यू के। यदि एम कोण आर ज्ञात करते हैं तो क्या एम कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखें कि एस पी जो है वो समानांतर है आर क्यू के। तो पी क्यू जो है, पी क्यू वो एक तिर्यक रेखा है जो इसको पी और क्यू पर काट रही है। तो ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है। कोण पी प्लस कोण क्यू दोनों किसके बराबर होने चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। कोण पी की वैल्यू दे नहीं रखी है, क्यू की 130 दे रखी है। अब क्या करेंगे? कोण पी की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से ये 130 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो कोण पी जो है वो अपने पास आ चुका है 50 डिग्री का। तो कोण पी की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 50 डिग्री की। अब हम देखें कि एस पी जो है वो समानांतर है आर क्यू के, ये हमने देखा है। और इसमें एस आर जो है वो क्या है? एक तिर्यक रेखा है। पहले हमने पी क्यू तिर्यक रेखा के बारे में किया था, अब हमें एस आर जो तिर्यक रेखा है उसके बारे में करना है। तो कोण एस प्लस कोण आर ये बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। फिर क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है और जो आसन कोण होते हैं उसका यहाँ बात नहीं हो रही है, उसका भी कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अब हम देखते हैं आगे कि कोण एस जो है वो अपने पास अभी आया नहीं है और कोण आर जो है उसकी वैल्यू अपने पास आ चुकी है। वो कितने का है? 90 डिग्री का, और ये 180 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। तो कोण एस बराबर 180 में से कोण आर को कम कर देंगे। आर कितना था? 90 था। तो ये अपने पास कितना बच गया? 90 डिग्री बच गया। तो एस और पी दोनों कोण अपने पास आ चुके हैं। पी तो 50 और एस 90 डिग्री। अब हम दूसरी विधि से इसको किस प्रकार हल कर सकते हैं, ये भी इसमें पूछा गया कि एक से अधिक विधि है क्या इसको हल ज्ञात करने की। तो दूसरी विधि में हम किस प्रकार लिख सकते हैं? एम कोण पी को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें इसे ज्ञात करने के लिए हम एम कोण पी प्लस एम कोण क्यू प्लस एम कोण आर प्लस एम कोण एस, इन चारों का टोटल जो है वो 360 डिग्री होना चाहिए। अब हम देखें कोण एम कोण पी इसकी वैल्यू अपने पास नहीं है, मगर क्यू वाले की वैल्यू अपने पास 130 डिग्री दे रखी है। फिर अपने पास आर वाले की वैल्यू भी दे रखी है 90 डिग्री है। आगे एस वाला भी जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि सीधा ये बना हुआ है तो ये भी 90 डिग्री का है और ये चारों बराबर हैं 360 डिग्री है। फिर हम देखें हमें निकालना है ये वाला कोण, तो इन तीनों का टोटल हो जाएगा 130, 90 और 90। इन दोनों का जोड़ करेंगे तो अपने पास 310 आ जाएगा। तो एम कोण पी प्लस 310 बराबर 360 डिग्री। अब एम कोण पी ज्ञात करेंगे तो 310 है, ये बराबर के उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एम कोण पी जो है वो बराबर होगा 360 माइनस 310, तो ये अपने पास आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये हमने दूसरी विधि से भी इसको हल कर दिया है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।